अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आप सब ये भी बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है, गर्मी की क्या सूरत हाल है। हमारी जानिब काफ़ी गर्मी हो गई थी फिर से बारिशों के बाद, लेकिन एक बार फिर से बारिशें शुरू हुई हैं तो फिर से मौसम खुशगवार हो गया है। और कभी गर्मी हो जाती है और ख़ास तौर पर जब बाहर बारिश होती है तो अंदर घर के अंदर घुटन और हब्स हो जाता है, जिससे जो है घबराहट होने लगती है और दिल चाहता है कि बस कभी घर में घुसे ही मत, बाहर ही फिरते रहें। मैं थोड़ा बहुत मौसम एंजॉय कर लेती हूँ, ज़्यादातर तो मैं खिड़की से ही मौसम एंजॉय करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है वो छत पर भी चली जाती हूँ। ताज़ा खुशगवार हवा बहुत अच्छी लगती है और साथ साथ जो है वो आसमान निखरा निखरा धुला धुला बहुत खूबसूरत लगता है। आजकल तो खैर बारिशों के बाद से हर तरफ ही हर चीज़ ही निखरी हुई है, बहुत ही खुशगवार और अच्छी लगती है, आंखों को भली लगती है। और ख़ास तौर पर जो सरसब्ज़ दरख्त हैं वो धुलकर इतने निखर गए हैं, उनका ओरिजिनल जो रंग है ना वो सामने आ गया है, तो वो बहुत अच्छे लगने लगे हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और जनाब याद आया कि बारिश के हवाले से जो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर कुछ शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, जिसमें बारिश जो है वो नज़र आ रही होती है। वैसे तो सभी बारिश देखते रहती हैं, सभी के शहरों में बारिशें होती हैं, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा मंजर कशी करती हूँ और साथ उसके मैं शेयर करती हूँ अच्छी सी प्यारी सी शायरी और कभी कभार कोट्स भी। तो आप लोग जो है दूसरा चैनल भी विज़िट किया करें और शॉर्ट्स देखा करें और अपनी राय का इजहार किया करें, बताया करें कि आपको कैसे लगे हैं वीडियोस, कैसी लगी हैं, अच्छी लगी या नहीं। और इसके अलावा कुछ रैंडम वीडियोस दूसरी भी होती हैं। और चैनल को विज़िट करने चाहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल का नाम है निखत डायरी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर कुछ लोग नए सुनने वाले हों तो उनसे गुजारिश है कि मेरा दूसरा चैनल भी विज़िट कीजिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। और अब हम बातों को समेटते हैं और बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है सैफुल्ला और रंजना गुप्ता जी ने। नावल का नाम है रेगज़ार तमन्ना, इसकी मुसन्निफ़ा है माहा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25। तैयार हो रबिया, इबाद ने दस्तक देते हुए कमरे में झांका। रबिया जो अपना दुपट्टा ठीक तरह से ओढ़ रही थी चौंक उठी। जी इबाद भाई, मैं तैयार हूँ। वैसे आप बेहद तकलीफ़ उठा रहे हैं, मुझे इन नफ्सियात के माहिरों पर कुछ ज़्यादा एतबार नहीं है। तुम खुद जो बहुत बड़ी माहिर नफ्सियात हो, चलो फटाफट बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वो बाहर निकल गया था। रबिया ने एक नज़र आईने पर डाली, फिर अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। फ्रंट डोर खोलकर वो बैठी तो इबाद ने गाड़ी स्टार्ट की। हमें रास्ते में कुछ देर के लिए ठहरना होगा, इबाद बोला। डॉक्टर का टाइम 8 बजे से है और अभी 6:30 बजे हैं। लेकिन हम इतनी जल्दी क्यों निकले? वो हैरान हुई। क्योंकि मुझे अमीर हसन से मिलना था, वो ऑफिस में मेरा मुंतज़िर होगा। आधे घंटे की मीटिंग है, फिर हम सीधे डॉक्टर की तरफ चलेंगे। ठीक? अच्छा ठीक है, वो नीम दिली से बोली। अमीर हसन की कंपनी का ऑफिस शहर की मशहूर व मारूफ बिल्डिंग में था। रबिया उसका ऑफिस देखकर मुतासिर हुई। अमीर हसन यकीनन फ़नकाराना मिजाज का बंदा था। उसने अपना ऑफिस बहुत दिलकश अंदाज में सजाया था। दीवारों, कारपेट, फर्नीचर की कलर स्कीम ही बहुत ज़बरदस्त और नहायत जदीद थी। जगह जगह इंडोर प्लांट्स ऐसी तरतीब से रखे गए थे कि हर चीज़ में एक ख़ास तनासुब और हुस्न नज़र आता था। रबिया हर चीज़ का बहुत महव होकर जायज़ा ले रही थी। अस्सलामुअलैकुम। रबिया चौंकी। अमीर हसन पुरखलूस मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल कर रहा था। इबाद ने पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया। रबिया ने भी मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया था। आए प्लीज़। वो उन्हें लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। उन्हें बिठाकर उसने इंटरकॉम पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, फिर उन लोगों की जानिब मुतवज्जा हुआ। और मिस रबिया, आपकी तबीयत कैसी है अब? चोट का क्या हाल है? वो शगुफ्तगी से उसका अहवाल पूछने लगा। ओह, आपको अब तक वो याद है? रबिया धीमे से हंसती थी। मैं तो उसे भूल भी चुकी हूँ, चोट का अहवाल क्या सुनाऊँ? पार्क जाने में एहतियात किया करें, क्या खबर कुत्ते को अब तक याद हो? रबिया और इबाद हंस दिए थे। रबिया को अंदाज़ा हुआ कि वो बेहद शगुफ्ता और दिलचस्प शख्सियत का हामिल नौजवान है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अमीर हसन और इबाद अपनी बिजनेस की बातों में मगन हो गए। रबिया ऑफिस की अशिया पर निगाहें दौड़ाती रही। अचानक ही उसकी नज़रें अमीर हसन की साइड टेबल पर रखी हुई एक तस्वीर पर जा टिकी थी। वो तस्वीर एक जवान शख्स की थी। न जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या बात थी, रबिया उस पर से नज़रें ना हटा सकी। यकटुक वो उस तस्वीर को देखती रही। उस चेहरे और उन निगाहों में एक मकनातीसी कैफियत थी।
रबिया उस मकनातीसियत का शिकार हो गई। उसके सामने रखी कॉफ़ी ठंडी हो गई। अमीर हसन और इबाद की गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। रबिया उसी कैफियत में बैठी वो तस्वीर देखती रही। इबाद और अमीर हसन उठ खड़े हुए थे। दोनों ने अलविदाई मुसाफा किया। फिर इबाद ने चौंक कर रबिया को देखा। अमीर हसन की निगाह उसके सामने रखे हुए कॉफ़ी के भरे कप पर पड़ी। रबिया, दोनों के लबों से एक साथ निकला। रबिया बुरी तरह चौंकी। जी जी, कहाँ खोई हुई हो तुम? इबाद हैरान था। ये तस्वीर। उसने गायब दिमागी से तस्वीर की जानिब इशारा किया। ये शहरयार है, शहरयार अहमद, मेरा कज़न, मेरा दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर। अमीर हसन बोला। लेकिन आपको इस तस्वीर में क्या बात नज़र आई? क्या आपने आज से पहले इसे देखा है? रबिया जैसे किसी गहरी सोच में गुम थी। रबिया, इबाद ने उसे मुलायमत से पुकारा। रबिया चौंक गई। फिर वह उन दोनों को देखकर गायब दिमागी से मुस्कुराई। चलें? उसने इबाद से पूछा। आपने बताया नहीं रबिया। अमीर हसन ने तजस्सुस से चमकती नज़रों से उसका चेहरा देखा था। क्या नहीं बताया? यही कि शहरी की तस्वीर में आखिर आपको ऐसी कौन सी गैर मामूली बात महसूस हुई? आप इस तरह गिरदोपेश से बेखबर कैसे हो गई? रबिया चंद लम्हे गौर करती रही। फिर उसने बेचारगी से कंधे उचका दिए। मैं खुद नहीं समझ सकी, लेकिन इस चेहरे में एक मकनातीसियत महसूस की मैंने, एक अजीब सी कशिश। शहरी कभी पाकिस्तान नहीं आया। अमीर हसन मध्यम सा मुस्कुराकर बोला। आप कभी पाकिस्तान से बाहर गई हैं? नहीं, कभी नहीं। बस फिर इतना तो तय है कि आप लोगों की कभी मुलाकात नहीं हुई। बाकी अगर दूर परे की कोई रिश्तेदारी निकल आए तो अलग बात है। तीनों ही हंस दिए थे। ये रबिया वैसे भी कुछ। इबाद ने उंगली को कनपट्टी के पास लाकर गोलाई में घुमाया। इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। अमीर हसन ने हल्का सा कहकहा लगाया। फिर वह उन दोनों को सी ऑफ करने बाहर तक आया। आप जॉब वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हैं? इबाद पार्किंग एरिया से गाड़ी लेने गया तो अमीर हसन ने ग्लासेस के पीछे छुपी नज़रों से उसे देखा। जॉब? रबिया हैरान सी हुई। मेरा एमए अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अगर उसे ज़रूरी ना समझा जाए तो? वो मध्यम सा मुस्कुराया। तो रबिया से फौरी तौर पर कोई जवाब ना बन पड़ा। तो शायद मैं अपना काम अच्छी तरह से ना कर सकूँगी। खूबसूरत माजरत है। उसने खुश दिली से सर हिलाया। आपकी गाड़ी आ गई। रबिया ने देखा इबाद उसके इंतज़ार में था। अल्लाह हाफिज़। वो धीमे से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अमीर हसन के लब आहिस्तगी से हिले थे। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो फिर दोस्त बेगम को सामने ही बैठा हुआ पाया। अस्सलाम वालेकुम। वो ब्रीफ केस मेज़ पर रख कर उनके करीब ही बैठ गया। उसके अंदाज में हद दर्जा थकावट थी। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने बेहद गहरी निगाह से उसके हर अंदाज को देखा। बहुत थके हुए मालूम होते हो। जी अम्मी। हाशिम ने आंखों को बाजू से ढांप लिया। ऑफिस में इतना काम है कि लंच करने का टाइम भी नहीं मिल पाता। चाय रखे रखे ठंडी हो जाती है, लेकिन घूंट भरना मुश्किल लगता है। हे क्या वज़ीर आज़म लग गए? वो तशवीश से बोली। बताओ, नाश्ता भी नहीं करके गए थे? खाली पेट क्या खाक काम करते होगे? इस तरह तो आदमी की कारकर्दगी मुतासिर होती है। हाँ, यूं ही तो नहीं कहते कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। सियाने लोगों ने भी सोच समझकर ये कहावतें घड़ी हैं। बेगम का हाल देख लो, सुबह से रात होने को आई है, उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। क्या पका है क्या नहीं, किसने खाया किसने नहीं, उन्हें इससे गर्ज नहीं है। और किसी का नहीं, अपने शोहर का तो ख्याल करें, उसे तो देखें। पर यहाँ किसे परवाह है? ना बीबी को ना शोहर को। एक कोल्लू है जिसके गिर्द घूम रहे हैं, ये उनकी गृहस्थी है। हाशिम ने आंखों पर से हाथ हटाया। सामने ही माहीन का बेटा अपना बैट उठाए भागा फिर रहा था। माहीन आई है? हाशिम ने पूछा। हाँ, बुलाया है हमने। नाइमा के साथ अरीशा की तारीख तो रखती है, लेकिन अजरा बेगम ने ना तो शगुन की मिठाई ही भिजवाई, ना मज़ीद कोई पेशरफ्त की। अब माहीन से मामले की जांच करवाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। हाशिम ने बैठकर ब्रीफकेस नज़दीक किया। मेरी इस सिलसिले में राफे से बात हो चुकी है। वो लोग सानिया के ससुराल वालों से तमाम मामला तय करके फिर हमारी तरफ आएंगे। तारीख वही है जो नाइमा की रखी गई है। उसने ब्रीफकेस खोलकर चेकबुक निकाली, फिर चेक लिख कर काटा और उनकी जानिब बढ़ाया। फ़िलहाल 3 लाख का चेक दे रहा हूँ। माहीन और अरीशा मिलकर जेवर और कपड़ों वगैरह की तैयारी कर लें। फर्नीचर का ऑर्डर मैं खुद दूंगा। उसने ब्रीफकेस बंद किया और खड़ा हो गया। जीते रहो। वो निहाल नज़र आने लगी। अब कहाँ चल दिए? खाना लाती हूँ, सुबह के भूखे हो। मैं बात लूँगा पहले। सुबह से थकन महसूस हो रही है सख्त। उसके बढ़ते हुए कदम यकायक थमे थे। शहला ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अब उससे पूछ तो लेती। हमसे पूछना उसका काम है, उससे पूछना हमारा काम नहीं। वो बेनियाजी से चेक देख रही थी।
ऐसे बेचालाड हमने बेटियों के नहीं उठाए कभी। बहुत अच्छा किया, उसने हड़बड़ा कर सर्द आह भरी थी। फिर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे हब्स और घुटन का एहसास हुआ था। नीम अंधेरे माहौल से शिनासा होने में उसकी आंखों को चंद लम्हे लगे। फिर उसने देखा शहला तकिए में मुंह दिए औंधी लेटी थी। कम अज़ कम एसी तो ऑन कर लेती। उसने साइड टेबल पर रखा रिमोट उठाकर एसी ऑन किया। अम्मी बता रही हैं आज कमरे से निकली ही नहीं। वो बैठकर जूते उतारने लगा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शहला की जानिब से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ना हुआ। हाशिम ड्रेसिंग रूम में घुस गया। चंद लम्हों बाद वो अपना गाउन पहने बरामद हुआ था। वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता था। यकायक उसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। शहला की पोजीशन में रत्ती भर तब्दीली ना आई थी। हाशिम बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ा। शहला, हाशिम ने उसे कांधे से पकड़कर सीधा किया। फिर उसके औसान खता हो गए। शहला का जिस्म तेज़ बुखार में फुनक रहा था। वो तकरीबन नीम बेहोश थी। शहला, शहला आंखें खोलो। हाशिम ने उसे ज़ोर से हिलाया। फिर वो बिजली की तेज़ी से उठा। शहला को बाजुओं में उठाकर वो तेज़ कदमों से बाहर की जानिब बढ़ा। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये कई दिनों से हालत फाका में थी। इन्होंने कब से कुछ खाया पिया नहीं है। उसे एहसास हो रहा था जैसे शहला की इस हालत का ज़िम्मेदार वही है। आपके दरमियान कोई कशीदगी है? डॉक्टर सुल्तान ने उसके चेहरे से उसकी हालत का अंदाज़ा लगाते हुए नरमी से पूछा। जी? वो बुरी तरह चौंका। कशीदगी? फिर उसकी समझ में आया कि वो इस सवाल का जवाब क्या दे। हाँ, नहीं, शायद। डॉक्टर ने उसकी कैफियत से अज खुद ही कोई मतलब अखज़ किया। फिर उसका शाना थपथपाया। मियाँ बीवी के दरमियान कभी भी सीधा रास्ता नहीं होता बेटे। ये एक ज़िगज़ैग रास्ता है। ये रिश्ता ही ऐसा होता है। बेतहाशा तवक्कात, बेतहाशा शुबहात, लेकिन बहुत सी मोहब्बत। इसीलिए हर ज़िगज़ैग के बाद एक खूबसूरत मोड़। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? हाशिम गोमगो का शिकार अपनी ही सोचों में गुम खड़ा था। उसने बमुश्किल डॉक्टर सुल्तान की जानिब देखा। जी, आप इतना गिल्टी फील मत करो। ख़वातीन को ज़रा सी बात पर खाना पीना छोड़ देने की बीमारी बहुत पुरानी है। वो मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर शहला बिल्कुल ठीक हैं। मैंने इंजेक्शन भी दे दिया है। ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वो बहुत ममनूनियत से बोला। वो उसका शाना थपथपाकर कमरे से निकल गए थे। डॉक्टर सुल्तान उसके वालिद के दोस्तों में से थे। उनके घराने की उनसे पुरानी शनासाई थी। इसीलिए हाशिम शहला को उनके क्लिनिक ले आया था। उसने शहला के घर किसी फ़र्द को भी इस बात की खबर नहीं दी थी। उसके अपने घर में भी किसी ने उसे शहला को ले जाते हुए नहीं देखा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो शहला के करीब आ खड़ा हुआ। वो पुरसकून इंजेक्शन के ज़ेरे असर कनूदगी में थी। हाशिम ने उसके पहलू में रखे हुए नरम हाथ को अपने हाथों में ले लिया। आप इतना गिल्ट फील मत करो, डॉक्टर सुल्तान ने उसे कहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि हाशिम इस वक्त सख्त पशेमानी महसूस कर रहा था। कितने दिन हुए उसने शहला के हाल से वाकिफ़ रहना छोड़ दिया था। उम्र के चले जाने से उसके दिल पर क़यामतें बीत गई थीं। वो गम से टूट फूट गई थी, लेकिन हाशिम ने उसके दुखे दिल पर अपनी मोहब्बत के इजहार का मरहम रखने की ज़रूरत महसूस ना की थी। उसे वो मंजर सिर्फ अबरार की फातिहाना मुस्कुराहट के हवाले से याद आ रहा था। उसे शहला की आंखें याद ना आई थी। पिछली रात जब शहला ने उसे जगाया था तब वो किस कदर दिल शिकस्ता लगती थी। उसने फिर दोस्त बेगम के ख़राब रवैये की शिकायत की थी। तब हाशिम ने उससे कितना खुश्क रवैया रखा था, उसे सब याद था। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो बिस्तर के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने शहला की बंद पलकों को देखा, उसके जर्द चेहरे को देखता रहा। वो कितनी कमज़ोर हो रही थी। न जाने उसने कब से खाना पीना छोड़ा हुआ था। वो अक्सर शदीद सर दर्द की शिकायत करती थी। उसने उसे काबिल तवज्जो ना जाना था। शहला, शहला, आई एम वेरी सॉरी, वो पड़पड़ाया। मोहब्बत करने वाले यकीनन ऐसे नहीं होते। तुमने मेरी दावे को झूठा पाया होगा। न जाने किस बात पर यकीन करके तुम मेरे साथ चल पड़ी थी, और मैंने दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दिया। उसने शहला का हाथ अपने लबों से लगा लिया। मैं अपने ही अंदेशों का शिकार, बदगुमानी की धुंध में रास्ता ढूंढता रहा। तुम्हारे रास्ते में पड़े पत्थरों को चुनना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैंने नहीं समझा। मैं वो नहीं निकला शहला जिसका मैंने तुमसे दावा किया था। यकीन जानो, इतना यकीन रखना कि मेरी मोहब्बत में तुम्हारे लिए आज भी वही शिद्दत है, वही हिद्दत है, वही खलूस है, वही सच्चाई है। सारे रास्ते सिर्फ तुम्हारी जानिब आते हैं। उसकी आंखों से निकले आंसुओं से शहला का हाथ नम हो गया था। मम्मा, मम्मा, मोमिन ने ज़ोर से उसका शाना हिलाया। तब वो चौंकी। जी बेटा बोलो। उसने खोई खोई आंखों से बेटे का चेहरा देखा। मम्मा, मेरा प्रोग्रेस कार्ड है, इस पर सिग्नेचर कर दें।
उसने एकान की सिमत कार्ड और पेन बढ़ाया। एकान ने दोनों चीज़ें थामी और कार्ड खोलकर पेरेंट्स सिग्नेचर के खाली खाने में दस्तखत कर दिए। ये लो। उसने मोमिन को कार्ड वापस करना चाहा। मोमिन ने कार्ड नहीं थामा। वो खुली आंखों से एकान का चेहरा देखता रहा। क्या बात है? उसने हैरानी से उसे देखा। आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो मध्यम सा बोला। क्या मतलब? वो उलझी, फिर अगले लम्हे ही समझ गई। इस मर्तबा उसने कार्ड दूसरी ही नज़र से देखा था। पूरे कार्ड पर नज़र दौड़ाते ही उसका दिल जैसे बंद होने लगा। मोमिन, मोमिन, व्हाट इज़ दिस? ये प्रोग्रेस है तुम्हारी? इतना ख़राब काम, इतने बुरे रिमार्क्स। वो खामोश खड़ा लब काटता रहा। एकान की आंखों में आंसू भर आए। मैं इतनी जहनी टेंशन में भी तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुम्हारा काम चेक करती हूँ, तुम्हें याद करवाती हूँ, फिर भी तुमने इतने ख़राब टेस्ट दिए। क्यों मोमिन? बाप ने क्या कम एहसान किए हैं मेरी ज़ात पर जो तुम भी मुझ नातवा को जलाने पर तुल गए हो? आप अब उस तरह नहीं पढ़ाती जैसे पढ़ाया करती थी वहाँ अपने घर में। वो घर अब अपना नहीं है, अपना घर ये है, हमें यहीं रहना है, समझे तुम? जी नहीं, मेरा घर वही है, मेरे पप्पा वाला। ये घर आपके पप्पा का है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो हठ धर्मी से बोला। एकान ने गौर से उसकी सुर्ख आंखों में देखा। ठीक है, फिर वो ठंडे लहजे में बोली। अपनी मम्मा को छोड़कर चले जाओ वहाँ, देखो तुम्हें वहाँ अपने पापा मिलते हैं या नहीं। जा भी सकता हूँ, वो बेखौफी से बोला। उमर भी अपनी मम्मा को छोड़कर अपने पापा के पास चला गया है। वो वहाँ बहुत खुश है, उसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। मैं भी अपने पापा के साथ खुश रह सकता हूँ। एकान का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा, फिर दूसरा थप्पड़ दूसरे गाल पर मारा। तुम सबके पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी माएँ ही ख़राब हैं। इनके नसीब जो ख़राब हैं। अपने लहू की बूंदों से तुम्हारे जिस्म तराशे, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए रातों को जागे, खूने जिगर पिलाकर तुम्हें इतना किया है हमने। चले जाओ अपने बाप के पास, जवान होकर भी तुमने यही कहना और यही करना है, इसलिए अभी चले जाओ तो बेहतर। वहाँ जिस गोरी डाइन को उसने सर पर बिठाया हुआ है ना, वो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता देगी। वो खुद भी चीख चीख कर रोने लगी थी। मोमिन जो मार खाकर बुरी तरह रो रहा था, अब उसके रोने से सहम कर खामोश हो गया और उसे देखने लगा। ईमान अंदर सो रही थी, उनकी आवाज़ों से डरकर जागी और भागती हुई बाहर चली आई। अब एकान की आवाज़ में उसकी आवाज़ भी शामिल हो गई थी। दरवाजे की चौखट पर खड़े राफे के लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त था। वो इंतहाई तेज़ी से अंदर आया। पुप्पो, पुप्पो, क्या हुआ है? उसने बिलखती हुई एकान को कांधे से लगाया, दूसरा बाजू बढ़ाकर ईमान को समेटा। राफे, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बेईमान शख्स किसी और का हो गया। मेरी औलाद भी उसी की है, ये बच्चे उसी के हैं। राफे, उसी को दे आओ। मुझे जहर ला दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, मुझे थोड़ा जहर ला दो। पुप्पो प्लीज़ संभालें खुद को, खुदा का वास्ता मैं आपको देता हूँ। इतनी कम हिम्मत ना बने, मैं तो आपको बहुत स्ट्रांग समझता था पुप्पो, बहुत बहादुर और नडर। आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? कोई औरत बहादुर नहीं हो सकती, उसने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा। कैसे हो सकती है बहादुर? मिट्टी से नहीं, जज्बात से बनी है औरत। ज़रा सी तपश से पिघलने लगती है, चाहे तपश गम की हो, गुस्से की हो या मोहब्बत की। इसीलिए तो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती है कमबख्त। उसने इस तरह दांत पीस कर कहा कि राफे को ऐसे मौका पर भी हंसी आ गई। मत हंसो मेरी बेचारगी पर, मैं इस वक्त बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ खुद को। ये मोमिन जिसकी आवाज़ से मेरी सुबह मेरी शाम होती है, ये मुझे कह रहा है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा वहाँ अपने बाप के पास, क्योंकि मेरे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं है। बाप के पास बहुत कुछ है। वो फिर बिल्की। मोमिन अब सख्त नादिम नज़र आता था। ठीक ही कहता है, अब मेरे पास बचा क्या है इसे देने के लिए? जन्म मैं इसे दे चुकी हूँ। अपनी खूबसूरत नींद से भरी रातें इसकी देखभाल में गुजार दी मैंने। इसके पोतड़े धो धो कर हाथ छिल गए थे मेरे, वो वक्त भी गुजर गया। अब ये बड़ा हो गया है, इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ दे चुकी हूँ मैं इसे। अब इसे वो चाहिए जो इसके बाप के पास है, इसीलिए अब ये वहाँ जाना चाहता है। मोमिन खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। ईमान राफे के बाजू में मुंह दिए सिसकियां भर रही थी। राफे ने मोमिन को इशारे से करीब बुलाया, जेब से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ किया, ईमान को प्यार करके उसके बाल संवारे, फिर ईमान का हाथ मोमिन को थमाया। जाओ बेटा, बहन को लेकर जाओ, सिद्रा बाजी के पास बहुत सारे चॉकलेट हैं, उनसे कहो वो आप दोनों को मज़ेदार चॉकलेट देंगी। चॉकलेट ले आओ, फिर मैं आप दोनों को घुमाने लेकर चलता हूँ। बच्चों का मूड लम्हा भर में बहाल हो गया था। दोनों अपनी पसंदीदा चीज़ का नाम सुनकर फटाफट दौड़ गए। राफे ने एकान का तना तना सा चेहरा देखा। पुप्पो, बहुत अफसोस होता है मुझे। कितना खुशहाल घराना था आपका, हंसता मुस्कुराता,
गम और फिक्र से दूर। आपको देखकर शौकी और मुस्कुराहट के मानी समझ में आते थे। औरत की मुस्कुराहट और शौकी मर्द की देन है राफे, आंसू और आहें भी उसी की सौगात हैं। औरत मर्द से सब कुछ ले सकती है फूफो, अपनी मर्जी से जो लेना चाहे। वो आहिस्तगी और नरमी से बोला। हाँ, मर्द हो यही कहोगे, वो फुनकारी। मर्द हूँ, वो मुस्कुराया। तभी इस कदर वसूख से कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता फूफो कि इस सारे मामले में सरासर आप ही कसूरवार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती आपकी भी है कि आज आप अपने बच्चों को उस तरह रोता बिलखता देखकर भी जो कुछ हुआ उस पर नज़रसानी नहीं करेंगी। हर शख्स के कुछ असूल होते हैं राफे, कोई एक मता ऐसी ज़रूर होती है जिस पर सौदेबाजी मुमकिन नहीं होती। मेरी मता मेरी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो मैंने आशिर से की और आशिर ने मुझसे की। बस उस मोहब्बत पर मैं सौदेबाजी नहीं कर पाती। बाकी जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, सानवी है। आपके बच्चे भी सानवी हैं फूफो। बच्चे, वो आहिस्तगी से बोल कर रह गई। बच्चे, मुझे तो आज एहसास हुआ है राफे कि बच्चे भी उसके हैं। जितने अरसे का भी ताल्लुक़ था वो अमर बेल का ताल्लुक़ था। एक के लिए सिर्फ लेना ही लेना, दूसरे के लिए बस देना ही देना। ऐसी बात नहीं है फूफो, आपकी सोच गलत सिमत में भटक गई है। इसे सीधा रास्ता दिखाइए, इंसाफ पसंदी से सोचिए। आप वो मुंसिफ हैं जो गलती की सज़ा भी मौत देता है। मैंने कहा ना राफे, तुम मर्द हो, मर्द का साथ दोगे, आमदन को भी सहवन कहोगे, वरना एक एतमाद और मोहब्बत से भरे दिल के कत्ल की सज़ा क्या हो सकती है, ये एक औरत से पूछो। आप बहुत कठोर हैं फूफो, वो गहरी सांस लेकर बोला। मोमिन को इस तरह रोता देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है मैं आपको बता नहीं सकता। आप समझती हैं वो आसाइशात के लिए अपने बाप के पास जाना चाहता है। नहीं फूफो, ऐसा नहीं है। इस उम्र के बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। वो अगर अपने बाप के पास होता तो आपके पास आने के लिए यूं ही बेकरार होता। तो मैं क्या करूं राफे, क्या करूं? उसके बाप के सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, अपने बच्चों के लिए शफ़क़त पिदरी की भीख मांगूं? क्या करूं? वो वहाँ दूसरी शादी रचाकर बैठ गया है। अब उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि फ़ोन करके मेरा या बच्चों का हाल पूछ ले। और तुम सब मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हो, क्यों? वो चीखी थी। राफे सुन होकर रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, उसने खुद फ़ोन करके ये इतला दी थी मुझे, वो सिसकी। फिर आपने क्या कहा? राफे के एसाब को धचका लगा था। एकांत चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। मैंने उससे तलाक मांगी है। फिर वो दो टोक अंदाज में बोली। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। राफे ने सांस भरी थी, उसे इसी बात का अंदेशा था। फूफो, बच्चों के सर से उनके बाप के नाम की चादर ना खींचें प्लीज़। वो मलतजी हुआ। उन्होंने अगर ये बेवकूफ़ी कर ली है तो कम अज़ कम आप तो अकल करें। यकीन जाने एक दिन उन्हें ज़रूर अपनी गलतियों का एहसास होगा। ये बच्चे उनके दिल को अपनी जानिब ज़रूर मोड़ेंगे, वो लौट आएंगे। तब यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। वो सख्ती से बोली। मैं भिखारन बनी उसके नाम की चौखट पर कभी नहीं बैठूंगी। हर दरवाज़ा बंद कर लूँगी। आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दें। राफे ने बिलाखिर मायूस होकर कहा। मैं वही लेने आया था। क्यों, किस लिए? उसने अबरू चढ़ाए। मैं एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं बहरहाल ऐसा नहीं चाहती, उसने सर झटका। और तुम्हें मुझसे नंबर मांगने की ज़रूरत पेश ही क्यों आ रही है? पहले तो तुम अक्सर उससे बात कर लिया करते थे। वो उस नंबर पर नहीं है, जॉब छोड़कर जा चुके हैं। रिहाइश का नंबर भी तब्दील हो चुका है, या शायद रिहाइश ही तब्दील कर ली है। मोबाइल नंबर भी नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी दूसरे शहर या शायद दूसरे मुल्क शिफ्ट कर चुके हैं। एकान के दिल को धक्का सा लगा था। उसने राफे को देखा, उसकी आंखें फैली हुई थीं। कहाँ चला गया वो? राफे जो मज़ीद कुछ कहना चाहता था रुक गया। वो एकान की फैली आंखों में देखने लगा। फिर वो दुख से मुस्कुरा दिया। इन निगाहों में तो अब तक उनके नाम का शहर आबाद है फुप्पो। आप क्यों खुद से उन सबसे झूठ बोल रही हैं? एकान ने यकदम निगाहें चुराई थीं। शहर आबाद तो नहीं है राफे। फिर वो भराई हुई आवाज़ में बोली। बर्बाद हो चुका है। नहीं फुप्पो, ऐसा नहीं है। वो उठकर खड़ा हुआ। मेरा यकीन मुझे बहुत कुछ कह रहा है। वो जाने के लिए आगे बढ़ा। राफे, एकान की सरगोशी ने उसके कदम रोके थे। जी, उसने मुड़कर देखा। वो कहाँ चला गया? राफे चंद लम्हे उसे देखता रहा था। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, डोंट वरी, लेकिन इतना है कि खुद को समझाने की कोशिश करें। फिर वो आगे बढ़ गया। ये लीजिए अपिया। अनीका ने उसे पाइनएप्पल जूस का ग्लास थमा दिया, बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम दी फार्म। वो उसके करीब ही बैठ गई थी। शहला ने ग्लास लबों से लगाया, साथ ही उसकी नज़र कदरे फासले पर बैठे हुए हाशिम से टकराई।
نہ جانے ان نظروں میں کیسے جذبات پوشیدہ تھے۔ شہلا جھینپ سی گئی۔ انیکا، ہاشم کے لیے بھی جوس لے آؤ نا۔ وہ اپنے احساسات چھپانے کے لیے انیکا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاشم بھائی نے چائے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ربیہ ان کے لیے چائے بنا رہی ہے۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگی۔ اور آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے برسوں سے بیمار ہوں۔ ہاشم بھائی، آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہتے نا؟ انیکا ہاشم کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاشم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بری بات ہے، کہا کرے نا، بلکہ ڈانٹا کرے۔ یہ تو اپنے بس کی بات نہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ بہت مشکل کام ہے، انیکا شرارت سے پوچھنے لگی، پھر زور سے ہنس دی۔ ماحول قدرے شگفتہ ہو گیا تھا۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا۔ ہاسپٹل سے شہلا کو یہیں لے آیا تھا، جانتا تھا کہ اس کے گھر کا ماحول شہلا کو مزید ٹینس کر سکتا تھا۔ منیزہ بیگم نماز پڑھ کر آئی تھیں، وہ شہلا پر دم کرنے لگیں۔ ربیہ بھی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ کیا ہو گیا تھا میری بچی کو؟ منیزہ بیگم پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں امی، بس یوں ہی ذرا ویکنیس ہو گئی تھی۔ شہلا نہ جانے کیوں اس ذکر سے شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ مت سوچا کرو اتنا، وہ محبت سے بولیں۔ اتنا اچھا شریک سفر ملا ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ سب کچھ تمہارے پاس ہے، کچھ بھی تمہاری دسترس سے دور نہیں ہے۔ شہلا قدرے خاموش سی ہوئی تھی۔ ہاشم یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے ہر انداز کو، ہر رنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاشم بھائی، چائے۔ ربیہ کی نرم آواز پر وہ چونکا۔ آپ ہی کی بیگم ہے، اتنا غور پھر کبھی کر لیجئے گا۔ ربیہ کو بھی شرارت سوچی۔ سبھی ہنس پڑے تھے۔ ہاشم قدرے شرمندہ ہوا۔ شہلا بھی چھینپ سی گئی۔ مما، خوشی سے چہکتی ہوئی آواز پر سبھی چونک اٹھے تھے۔ سب نے ایک ساتھ دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ وہاں عمر کھڑا تھا۔ عمر میری جان، شہلا کے وجود میں بجلیاں سی بھر گئیں۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب لپکی۔ دونوں ماں بیٹا بےتابی سے لپٹے تھے۔ شہلا نے بار بار اسے چوما۔ میرا بچہ، میری زندگی کہاں چلا گیا تھا؟ ایک ہفتہ ایسے گزرا ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ مما، آپ کو پتہ ہے پاپا نے مجھے ہیلی کاپٹر لے کر دیا ہے۔ وہ بہت اوپر تک فلائی کرتا ہے، ریموٹ سے چلتا ہے۔ میں لے کر آیا ہوں، آئیں آپ کو دکھاؤں۔ شہلا کے انداز سست پڑے۔ عمر اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ آئے نا مما، بعد میں دیکھیں گے بیٹا، پہلے سب سے مل تو لو، نانوں سے ملو، خالہ جانی سے۔ عمر نے کمرے میں موجود افراد پر غور کیا، پھر خوشی سے کھل اٹھا۔ آہا، ہاشم انکل! وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ ہاشم نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ یار، یہ ہیلی کاپٹر کیوں لے آئے؟ وہ شگفتگی سے پوچھ رہا تھا۔ ارادے تو نیک ہیں۔ شہلا پزل سی ہوئی۔ ہاشم نے یوں ہی بے ارادہ کہہ دیا تھا یا اس کے دل میں کچھ تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ آپ دیکھیں گے میرا ہیلی کاپٹر؟ ضرور، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو اڑا کر دکھاتا ہوں۔ وہ پرجوش ہو کر بھاگا تھا۔ ہاشم اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ شہلا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ منیزہ بیگم، ربیہ اور انیکا ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگیں۔ یہاں سب کچھ سیٹ ہے، بالکل پرفیکٹ، بس اب بہت سموتھلی سٹارٹ لینا ہے، بہت اچھے طریقے سے۔ وہ باتھ روب لپیٹے بالکنی میں کھڑا بہت نیچے نظر آتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کان پر کارڈلیس لگا تھا اور کافی کا گرم کپ بالکنی کی دیوار پر رکھا تھا۔ میں بہت پر امید ہوں شہری، یہاں کی مارکیٹ میں بہت مارجن ہے ہمارے لیے، پھر خدا کے فضل سے پارٹنر بھی بہت اچھا ملا ہے۔ عباد بہت عمدہ انسان ہے، میں بہت پسند کرنے لگا ہوں اسے۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ امیر حسن نے بلند آہنگ کہا لگایا تھا۔ او یس، نو ڈاؤٹ۔ تو تمہیں یاد ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے دوسری جانب سے ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ شی از ناٹ اونلی پریٹی بٹ ڈفرینٹ، کچھ الگ سا ہے اس میں۔ وہ اپنا کپ اٹھا کر اندر لاؤنج میں چلا آیا۔ تو جانتا ہے یار، میں بہت دیس گھوما ہوں، ہزارہا لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن کچھ کہتی ہوئی، کچھ چھپاتی ہوئی آنکھوں کی بات ہی اور ہے، یہ میں نے اب جانا ہے۔ وہ نرم لیدر کے گداز صوفے میں دھنس گیا اور کافی کے سپ لینے لگا۔ ہاں یار، اب تو کچھ سیریس ہی لگتا ہے معاملہ، صاف کوئی سے بتا رہا ہوں، میں کبھی کبھار بہت سنجیدگی سے سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا۔ او نہیں یار، ابھی اس سے کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی ملا ہی کتنی بار ہوں۔ کیا؟ شہید ہونے کے لیے ایک ہی وار کافی ہوتا ہے۔ بالکل۔ لاؤنج میں اس کی بے فکر ہنسی گونجنے لگی تھی۔ ضرور آؤ، میں تو بے چین ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے۔ ارے ہاں، ایک بات بتانا بالکل بھول گیا۔ جانتے ہو شہری، میرے آفس میں تمہاری تصویر دیکھ کر مس ربیہ نہ جانے کیوں بہت گمسم سی ہو گئی تھی، جیسے وہ تمہیں جانتی ہوں، حالانکہ وہ کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئی اور تم کبھی پاکستان آئے نہیں۔ وہ کپ خالی کر کے میز پر رکھنے لگا۔ میں خود حیران ہوں، اب تم جلد سے جلد آؤ، میں تمہیں ان لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے میری جان، پھر بات کرتے ہیں۔ اور سنو، بابا کیسے ہیں؟
پھر جیسے وہ مایوس ہوا تھا۔ چلو اللہ بہتر کرے گا، میرا سلام کہنا انہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فون آف کیا، پھر کچھ سوچ کر مسکرانے لگا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا ماں اور بہنوں کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ سب کی سب بےحد انہماک سے سب چیزیں چمکتے کاغذوں میں پیک کر رہی تھیں۔ چوڑے لے تو لیے ہیں، اب اللہ کرے عریشہ کو پسند آ جائیں۔ اس کی طبیعت بھی عجیب ہے، ڈر ہی لگتا ہے، ثانیہ نے بے لاگ تبصرہ کیا۔ عذرا بیگم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نافع کی وہاں موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ ثانیہ کھلکھلائی، اسے کیا پتہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے اسے ہی پتہ چلنا ہے میم صاحبہ کا۔ نافع ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ثانیہ اور سدرا حیران سی ہو کر عذرا بیگم کو دیکھنے لگیں۔ اسے کیا ہوا؟ میں تمہیں منع بھی کر رہی ہوں لیکن تم باز نہیں آئیں۔ وہ خفا ہوئیں۔ تم نہیں جانتی، میں جانتی ہوں، ماں ہوں اس کی۔ بہت خفا ہے وہ ہم سب سے۔ کچھ کہتا نہیں لیکن دل ہی دل میں کڑ رہا ہے۔ کس بات پر؟ سدرا حیران تھی۔ ایک تو بیچارے کے سر زبردستی کا سہرا بند رہا ہے، صرف رافع کی ضد کی وجہ سے۔ اگر رافع راضی ہو جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دوسرے عریشہ کے رویے کی سبھی شکایت کرتے ہیں، وہ بھی سنتا رہتا ہے۔ نافع بہت ٹینس ہے، میں سب سمجھ رہی ہوں، لیکن کچھ بولوں گی تو ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا جو میں نہیں چاہتی۔ وہ پیکنگ چھوڑ کر افسردہ سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ عریشہ کو صرف فینٹیسی تنگ کر رہی ہے، شادی کے بعد خود سیٹ ہو جائے گی، ثانیہ بے فکری سے بولی۔ رہی بات نافع کی تو ابھی اسے اس بات سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود پہلے اسے دلہا بنایا جا رہا ہے۔ 2 دن بعد دیکھیے گا پاچھے کھلی جا رہی ہوں گی۔ چپ کرو بدتمیز، سدرا ماں کے سامنے ایسی بات سے جھینپ گئی۔ ثانیہ پھر ہنستی تھی، آج کل اسے بات پہ بات ہنسی آتی تھی۔ عذرا بیگم فکر مند سی ہو گئی، نافع جس طرح خفگی سے اٹھ کر گیا تھا انہیں سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ ثانیہ اور سدرا عریشہ کے لیے شگن کے جوڑے اور دیگر سامان کی پیکنگ کر رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر اٹھ کر باہر چلی آئیں۔ وہ لاؤنج سے باہر کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ عذرا بیگم اس کے قریب آ بیٹھیں۔ کیا سوچ رہا ہے میرا بیٹا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگیں۔ میں کیا سوچ سکتا ہوں امی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اور مجھے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئیں۔ اس لیے کہ میرے بارے میں سوچنے والے، میرے متعلق فیصلہ کرنے والے، مجھے ہر فیصلے سے آگاہ کرنے والے بہت لوگ ہیں یہاں۔ میں کچھ سوچ کر کیا کروں گا؟ نافع تم ناراض ہو ہم سب سے، مجھ سے؟ رافع نے بے اختیار ہی اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ نہیں امی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے ناراض ہو بھی نہیں سکتا۔ بہت کچھ کر گزرتا میں، لیکن آپ کا خیال، آپ کی محبت مجھے بے اختیار رکھتی ہے۔ جیتا رہ میرا چاند، انہوں نے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ ماں کو خوش رکھنے والے، ماں کو خوش دیکھنے کے متمنی ہمیشہ خوش رہتے ہیں نافع، یاد رکھنا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اندیشے تنگ کرتے ہیں امی، وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ آپ نہیں جانتی، مگنی سے نکاح اور نکاح سے اب تک کا وقت بہت بے چینی اور بے اعتباری سے گزارا ہے میں نے۔ میں سب جانتی ہوں نافع، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولیں۔ ماں ہوں تمہاری، کیا پوشیدہ رہ سکتی ہے تمہاری بے چینی مجھ سے؟ لیکن میرے بیٹے، مشترکہ خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت سے دریا پار کرنا ہوتے ہیں، بہت سی انچاہی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہونٹ سیے رہنا ہی عقل مندی ہے۔ یہ عقل مندی زندگی ہی برباد کر دے ماں پھر، اس نے قدرے طنز سے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا، صبر کا پھل میٹھا ہی نکلتا ہے، بس امید اچھی رکھو۔ وہ میرا ساتھ پا کر بہت ناخوش ہے امی، وہ جیسے سرگوشی میں بولا۔ کیا امید رکھوں؟ ماں کی تھوڑی سی محبت، ذرا سی ہمدردی نے جیسے کسی آبلے کا منہ کھول دیا تھا۔ وہ بے عقل ہے، ابھی زندگی کو دیکھا ہی کہاں ہے اس نے۔ دلہن بنتی ہے تو عورت عورت بن جاتی ہے نافع۔ اس کی آنکھوں پر دور اندیشی کی اینک خود بخود لگ جاتی ہے۔ جانے دے امی، ایسا ہوتا تو دنیا میں کبھی کوئی گھر نہ بگڑتا۔ ایکان پھپھو کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر بھی نافع، کوئی ایک فریق اگر اپنا گھر بسائے رکھنا چاہے تو گھر ضرور بسا رہتا ہے۔ میں خود بھی اس سلسلے میں بہت فکر مند ہوں، اکثر اس بارے میں سوچتی ہوں، لیکن پھر تمہارے بارے میں سوچ کر بہت مطمئن اور پرسکون ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں عریشہ کم عقل اور جذباتی صحیح، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کہا امی کہ ایک فریق اگر گھر بسائے رکھنا چاہے تو گھر ضرور بستا ہے، لیکن اگر ایک فریق گھر اجاڑنے پر آمادہ ہو جائے پھر کیا ہو؟ ایسی باتیں مت کرو، وہ خفا ہوئیں۔ مرد ہو، مرد بن کر دکھاؤ۔ محبت کی لو اتنی تیز رکھنا کہ ناخوشی موم بن کر پگھل جائے۔ بیٹا، میں تم سب کو ہمیشہ ہنستا بستا دیکھنا چاہوں گی۔ رافع کی جانب سے مجھے بہت خوف ہے، اس کے انداز مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں، لیکن تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔
नाफे ने उनका हाथ पकड़कर अकीदत से चूमा। मैं आपके यकीन पर पूरा उतरने की अपनी सी कोशिश ज़रूर करूँगा। अज़रा बेगम बेफिक्र होकर मुस्कुरा दी थी। ये कैटलॉग ही देखकर कुछ फूट तो मुँह से। अरीशा की बेनियाजी पर माहीन चीख उठी थी। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की शॉपिंग करवाने आई हूँ, तुम्हारी इस जामिद खामोशी से लड़ने नहीं आई। आप ही जो आप करने आई हैं कीजिए। शॉपिंग करने आई हैं तो शॉपिंग करें। हर बात में मेरी राय और मेरी रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, वो बेजारी से बोली। लो, ये भी कोई बात है? भाई शादी तुम्हारी, पहनना ओढ़ना तुम्हें, पसंद भी तुम्हारी हो तो अच्छा है। चलो डिज़ाइन पसंद कर लेती हूँ मैं, ये बता दो वेडिंग ड्रेस का रंग क्या हो। वो उसका तबाहकुन मूड देखकर मसालेहाना अंदाज में बोली। स्याह, अरीशा सुकून से ठंडे लहजे में बोली। क्या? उसे झटका लगा। स्याह, अरूसी लिबास। क्या हर्ज है? शादी खुशी को कहते हैं, जब खुशी का कोई रंग ही ना चमके दिल में तो फिर स्याह रंग ही मुनासिब है। कैसी बातें कर रही हो अरीशा? माहीन परेशान हो गई। तुम अब तक उस नाराज़ी से बाहर नहीं निकली। अगर यही मामला करना था तो उस वक्त बोलती, चीखती, चिल्लाती, स्टैंड ले लेती। अब इन फजूल बातों से क्या हासिल? अरीशा ने निगाहों का जाविया बदल कर उसे देखा। चंद लम्हे देखती रही। स्टैंड? स्टैंड तो फिर किसी वक्त भी लिया जा सकता है। क्या क्या मतलब? माहीन डर गई। देखो अरीशा, ख़ानदानी लड़कियों के ये अतवार नहीं होते। जो कुछ होना था हो चुका, अब खुद को संभालो। समझाने की बात करती हैं, मैंने तो खुद को मार ही लिया था, लेकिन क्या? किसी ने ऐसी आग लगाई है इस मुर्दा वजूद में कि राख बनने के बजाय शोला बन गई हूँ। जी चाहता है जला डालूँ सब कुछ। किसने आग लगाई है? क्या कह रही हो तुम? माहीन परेशान हो गई। खुदा के लिए अरीशा, ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे इस घर को, इस घर के मकीनों को कोई सदमा हो, कोई दुख उठाना पड़े। अरीशा खामोश होकर कुछ सोचने लगी थी। मैं भी तो इस घर की मकीन थी, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। फिर वो दुख से बोली। मुझे एक अकाई, एक ज़ात नहीं समझा किसी ने। क्यों आपी? मैं जानती हूँ अरीशा, तुम्हें नाफे दिल से पसंद नहीं। माहीन ने अफसुर्दगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। हो सकता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो। हर चंद के तुमने कभी इस सिलसिले में मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अरीशा, हर बात का एक वक्त होता है। इन मामलात में वक्त की बहुत अहमियत होती है। वो वक्त निकल जाए तो फिर सब्र ही करना अच्छा है। तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं है। जब तुम मंगनी के वक्त खामोश रहीं, निकाह पर मोहर बलब रहीं, तो अब करने को कुछ भी नहीं है। अब कुछ कहोगी, कुछ करोगी तो सिवाय ज़िल्लत के कुछ हाथ नहीं आएगा। मत सोचो बुरी बातें, अच्छी बातें सोचो। ये वक्त इंजॉय करो, खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो। सानिया को देखो, नाइमा को देखो, वो दोनों इंजॉय कर रही हैं ये टाइम पीरियड, और तुम आग, राख और शोलों की बातें कर रही हो। अरीशा ने उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं थी। नाइमा इंजॉय कर रही है ये टाइम पीरियड। वो सोचे गई, उसे करना चाहिए। वो फराज की होने जा रही है, फराज उसका बन जाएगा। फराज, वो चाँद जिसकी चकोर बनकर तमन्ना की मैंने, वो फराज उसका होने जा रहा है। झूठ से, धोखे से, फरेब से नाइमा उसे हासिल कर लेगी। अपनी जीत पर, फतह पर मुस्कुराएगी और मुझे नाफे के साथ देख देख कर हंसेगी। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ तर होता गया। नहीं नहीं नाइमा, मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगी। मैं रोऊंगी तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। माहीन उसे खामोश, बिल्कुल खामोश पाकर बेदिली से उठ गई थी। वर्दा नहाकर बाल सुखा रही थी। काल बैल बजी तो उसने खोजती नज़रों से नाइमा की तलाश की। फिर उसे गायब पाकर ठंडी आह भरकर दरवाजे की सिमत पड़ी थी। आप? दरवाज़ा खोलकर उसने बुलंद कामत को सामने पाया तो बेइख्तियारी उसके लबों से निकला था। हाँ। राफे ने उसके सबीह चेहरे पर एक निगाह की, फिर उससे परे देखने लगा। फुप्पो हैं अंदर, उन्हें भेज दो। नहीं अम्मी तो नहीं है। वर्दा को हैरानी हुई। आप अंदर आ जाएं, कोई काम है तो मुझे बताएं। फुप्पो नहीं है? राफे को हैरानी हुई। कहाँ गई हैं? मार्केट। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ जाएंगी। वो अकेली क्यों चली गई? शायद देर हो रही थी इसलिए, वो इतना ही कह सकी। राफे ने सोच के आलम में चंद लम्हे उसके चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में रखा था। वर्दा पजल सी हुई। शानों पर तौलिया फैलाए गीले स्याह बालों के हिसार में वो बहुत दिलकश लग रही थी। ठीक है, फिर वो धीमे से बोला, मैं चलता हूँ। जैसे ही पलटा तो पत्थर का हो गया। उसके ऐन अगब में रबिया खड़ी थी। राफे ने अपने जज्बों में इस तेज़ी से तब्दीली महसूस की थी कि वो खुद ही खौफज़दा हो गया। रबिया जो अभी अभी वहाँ पहुँची थी, राफे को देखकर सटपटा सी गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने राफे की आंखों में उतरते रंगों से नज़रें चुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम। राफे की आवाज़ में खुशी की आमेज़िश थी। कैसी हैं आप?
شکر ہے خدا کا، وہ مختصر بولی۔ موو اور فیروزی کمبینیشن کے سوٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ آنکھوں میں شام کے سبھی رنگ مسکرا رہے تھے۔ نرم لبوں پر وہی اصلی مسکان تھی جو ان لبوں کا خاصہ تھی۔ یکایک رافع کو عقب میں کھڑی وردہ کا احساس ہوا۔ وہ درمیان سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ربیہ نے بے ارادہ ہی گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہ چونک کر وردہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیسی ہو وردہ؟ وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، وردہ نے اسے راستہ دیا۔ آؤ۔ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، ربیہ مسکرائی۔ میں اس وقت کام سے آئی ہوں۔ اچھا، لیکن کام کیا ہے؟ شہلا آپی کے کمرے سے ان کا کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ دراصل ہاشم بھائی شہلا آپی کو اچانک ہی لے آئے تھے، بنا سامان کے۔ پھر شہلا آپی وہیں رک گئی ہمارے پاس۔ اب انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ان کے وارڈروب سے کپڑے وغیرہ لینے ہیں۔ تم پلیز میرے ساتھ چلو، میں ان کی ساس سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ اچھا، میں یہ تولیہ رکھ دوں؟ وردہ پلٹی تھی، اور نائمہ کو بھی بتا دوں؟ فردوس بیگم نے خاصی خطرناک نظروں سے ربیہ کو دیکھا تھا۔ ہاشم نے تو ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم کیسے اس کا کمرہ کھول دیں؟ جی، ربیہ سٹپٹا گئی، قدرے خجل بھی ہوئی۔ آپ ہاشم بھائی سے پوچھ لیجئے، یا شہلا آپی سے۔ تمہاری آپی کے پیروں میں شاید مہندی لگی تھی، جتنا رستہ تم نے طے کیا اتنا وہ بھی تو کر سکتی تھیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھیں۔ ربیہ ایک مرتبہ پھر پانی پانی ہوئی۔ آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو تو علم ہوگا۔ ہاں، ہم نے تو انہیں بیمار ہی پایا۔ انہوں نے کسی گوشے سے چابیاں برآمد کر کے ربیہ کے ہاتھ پر رکھیں۔ یہ لو، کمرے کی اور الماری کی سبھی چابیاں ہیں۔ ہمارا تو خیال ہے سبھی سامان ایک ہی بار لے جاؤ، بار بار چکر لگانا پڑیں گے تمہیں۔ جی، ربیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ان شعلہ بیانیوں کا ذکر بھی کبھی شہلا نے نہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتی اور ادب سے ان کا ذکر کرتی تھی۔ ربیہ کو شہلا سے عقیدت سی محسوس ہوئی۔ تائی امی، وردہ نے انہیں تنبیہ کرنا چاہی، پھر خاموش ہو رہی۔ وہ دونوں مزید گفتگو سے بچنے کے لیے تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھیں۔ تبھی کسی گوشے سے نکل کر اختر میاں چلے آئے۔ آپ یہاں؟ وہ ربیہ کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ ربیہ بے طرح پریشان ہوئی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ آپ کی تعریف؟ وہ وردہ سے پوچھنے لگے۔ یہ میری دوست ربیہ ہے، شہلا بھابھی کی بہن۔ بہت خوب، ایسے لوگوں کو خدا نہ جانے کتنی محبت سے بناتا ہوگا۔ کیوں باجی؟ ادھر آ کر بیٹھو اختر میاں، فردوس بیگم بھننا کر بولیں۔ انہیں اپنا کام کرنے دو۔ ربیہ اور وردہ سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ اختر میاں میسمرائز سے ہوتے ہوئے بہن کے پاس آ بیٹھے۔ جانتی ہیں باجی، اس لڑکی کو دیکھ کر ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ کیا یاد آتا ہے؟ انہوں نے ابرو چڑھائے۔ ایکان کی جوانی، ان کی آواز و انداز میں عجب حسرت تھی۔ وہی سوندھا پن، وہی خوشبو، وہی روشنی۔ خدا کی مار تم پر، آہستہ بولو، یہ بھی شریف لوگوں کے کرنے کی باتیں ہیں، پرائی لڑکیوں کے بارے میں۔ اور ایکان کیا بوڑھی ہو گئی ہے جو اس کی جوانی یاد کرتے ہو؟ وہ خفگی سے انہیں جھڑکنے لگیں۔ وہ 15 برس پہلے کی بات تو نہیں باجی۔ فردوس بیگم نے انہیں غور سے دیکھا۔ بیاہ کروا دے تمہارا اس لڑکی سے؟ وہ ان کے قریب جھک کر سرگوشی میں پوچھنے لگیں۔ باجی، اختر میاں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاشم نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور گہری سانس بھر کر فائل بند کی۔ آج پھر اسے آفس میں دیر ہو گئی تھی۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے کمر سیدھی کرنا چاہی، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ ہاشم نے اسکرین پر کالر کا نام دیکھنا چاہا، لیکن وہاں اجنبی فون نمبر تھا۔ ہیلو، وہ تھکن کے احساس کے ساتھ بولا تھا۔ ہیلو مسٹر ہاشم؟ دوسری جانب کسی کی گمبھیر خوبصورت آواز تھی۔ جی، آپ کون؟ ہاشم، میں ابرار بات کر رہا ہوں، ابرار جیلانی۔ ہاشم کی تھکن لمحہ بھر میں ہوا ہو گئی۔ وہ سیدھا ہوا تھا۔ فرمائیے، وہ بے حد محتاط انداز میں بولا تھا۔ دوسری جانب ابرار نے اپنا گلا کھنکار کر صاف کیا تھا، گویا کسی اہم بات کی تمہید باندھی تھی۔ بات قدرے لمبی بھی ہو سکتی ہے، آپ اگر مصروف نہ ہوں تو کچھ وقت لوں گا آپ کا، اور اگر اس وقت آپ بات کرنے کے موڈ میں نہ ہوں تو میں پھر کسی وقت۔ نہیں، میں مصروف نہیں ہوں، ہاشم نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ آپ کو جو کہنا ہے کہیں، میں بغور سن رہا ہوں۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کی تھی۔ ابرار کے فون نے جیسے اس کے دماغ میں کسی علاقہ غیر ممنوعہ کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس کی سوچ نے مختلف سمتوں میں پرواز بلند کی تھی۔ پہلے تو میں ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا ہاشم، ایسا سوال جس کا جواب مجھے میرے بہت سے اندازوں کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ دے گا۔ پوچھیے۔ ہاشم نے محسوس کیا کہ وہ ٹینشن کا شکار ہونے لگا ہے۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی تھی۔ آپ کے اور شہلا کے درمیان کبھی میرے متعلق گفتگو ہوئی ہے؟ ابرار نے پوچھا۔ اس کے انداز میں بے حد اعتماد تھا، جیسے اسے یہ سوال پوچھنے میں کوئی عار نہ ہو۔
हाशिम ने अपने मिजाज में तब्दीली महसूस की। उसे एहसास हुआ कि अबरार के लबों पर शहला के नाम ने उसकी शाइस्ता रवि को ठेस पहुंचाई है। नहीं, कभी भी नहीं, और मेरी बीवी के दरमियान कभी आपका जिक्र आए भी क्यों, वो सपाट लहजे में बोला था। दूसरी जानिब लम्हा भर के लिए सकूत सा तारी हुआ। अबरार जैसे संभल सा गया। इसलिए कि मैं आप दोनों के लिए इस कदर अजनबी या बेहवाला नहीं हूँ। मेरा बेटा हर लम्हा आप दोनों को मेरी याद दिलाता होगा। जी नहीं, अपने मुतल्लिक मैं बेहद वसूख से कह सकता हूँ कि मेरे लिए उमर आपका हवाला नहीं है। और शहला के मुतल्लिक, दफतन अबरार के लहजे में चुभन सी उतर आई, उसके मुतल्लिक भी आप अपना यही वसूख इस्तेमाल करेंगे? आप समझते हैं मिस्टर हाशिम की शहला मुझे भूल चुकी है या भूल सकती है? आप अपना सवाल कर चुके, जवाब आपको मिल गया, अब आप अपनी बात कहिए। हाशिम ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा था। मुझे आपके मूड का अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा तमहीद नहीं बांधता। हाशिम, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप 100% एक जेंटलमैन। आपकी अच्छाई ने ही आपसे ये बात करने पर आमादा किया है, वरना शायद मैं ये तरीका ना अपनाता। हाशिम, उमर के भले के लिए, मेरे भले के लिए और सबसे बढ़कर शहला के भले के लिए शहला को डिवोर्स दे दें। हाशिम खड़ा हो गया था। उसके पूरे बदन में एक जालिम तनाव उभरा था। उसकी एक एक नस खिंचकर रह गई थी। आपको ये बात कहने की जुर्रत कैसे हुई मिस्टर अबरार? वो चटक कर बोला। क्या आप मुझे अपने जैसा एक कमीना ख्याल करते हैं? मेरे लिए औरत रुमाल नहीं है मिस्टर अबरार, मेरी बीवी मेरी हम नफ्स है। आपने मुझे इतना शरीफ ख्याल किया कि मुझे हंसी आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। मुझे इस कदर शदीद गुस्सा आ रहा है कि अगर मैंने इसका मुकम्मल इजहार किया तो मेरे मुतल्लिक आपकी राय कतन बदल जाएगी। मैं इतना भी जेंटलमैन नहीं हूँ जितना आपने समझा है। उसका सांस फूलने लगा था। अबरार ने उसका एक एक लफ्ज़ बगौर सुना था। आपको यकीनन गुस्सा आना चाहिए, वो बेहद नरम लहजे में बोला। मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी आता, लेकिन प्लीज़ हाशिम, प्लीज़, आई बेग यू, इस वक्त अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अहम गुफ्तगू है जिसमें बहुत हकीकत पसंद होने की ज़रूरत है। रैशनल? हाशिम तंजन बोला। गोया अभी जो मशवरा आपने मुझे दिया वो आपके हकीकत पसंद होकर सोचने का सबूत है। हाशिम, ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी का, उनकी खुशियों का, उनके आइंदा का सवाल है। आप गुस्सा ना कीजिए प्लीज़। अबरार मज़ीद नरम हुआ। ये बात आपके एहसासात पर एक कोड़े की मानिंद बरसी होगी, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह बताइए कि मैं और उमर, जो कि एक मुसल्लस के दो कोने हैं और अपने तीसरे और अहम कोने के मतलाशी और मुंतज़िर हैं, हम ये बात छेड़े बगैर क्यों कर रह सकते हैं? मैं शहला की फितरत से वाकिफ़ हूँ हाशिम, वो हसास, ज़ूद रंज और कदरे बुज़दिल है। सारी उम्र कुड़ते हुए गुजार देगी, लेकिन खुद अपने मुंह से ये बात नहीं कहेगी। वो उमर को मिस कर रही है। आई एम श्योर कि वो मुझे भी मिस कर रही है। ऐसे में क्या ये अच्छाई की एक सूरत ना होगी कि इतने लोगों की उदासी का बार एक कंधा उठा ले और बहुत से दिल खिल उठें, गमों के बोझ से आज़ाद हो जाएं। कंधे का इंतखाब अच्छा किया है आपने, हाशिम खुश्क अंदाज में बोला। दाद देता हूँ, इसलिए हाशिम के ये वाहिद इंतखाब है, इसके सिवा चारा नहीं। देखिए अबरार साहब, हाशिम ने खुद को यकायक बेपनाह थका हुआ महसूस किया तो कुर्सी पर बैठ गया। बात आप महज इस रुख से कर रहे हैं जहाँ आप खुद खड़े हैं। इस सारी सिचुएशन के बहुत से रुख हैं। अच्छाई और बेहतरी की एक सूरत यह भी है कि आप उमर को वापस हमारे पास भेज दें। वो यहाँ खुश था। उस मासूम बच्चे को आपने डिस्टर्ब किया, उसके शफाफ जहन को आपने परागंदा किया। जस्ट ए मिनट हाशिम, आपने क्या कहा? उमर को वापस आपके पास भेज दूँ? आपके पास? वो आपके पास कब था? आप तो सिर्फ शहला को लेकर गए हैं हाशिम। उमर तो आप वहीं छोड़ गए थे, उसकी नानी के घर। हाशिम यकायक जैसे लाजवाब हुआ था। ये हकीकत थी कि फ़ारूक हसन और फिरदौस बेगम के भरपूर दबाव के बाइस वो कभी भी उमर को उसके सारे साजो सामान समेत अपना बेटा बनाकर अपने घर ना ले जा सका था। उसे इस बात की ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन शादी से कबल ही उसे ये बात बावर करा दी गई थी कि हयात विला में सिर्फ वहाँ के मकीनों की नस्ल परवान चढ़ सकती है, किसी और की नहीं। हाशिम इस बात पर रजामंदी का इजहार करके ही शहला को हासिल कर पाया था। बाद में कभी भी हालात ऐसी किसी खुशगवार नहज पर ना आ सके थे कि वो शहला और उमर को वहाँ ले आते। खुद शहला भी फिरदौस बेगम के रवैये से नाला थी। वो अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार ही हो चली थी। आप खामोश हो गए। अबरार को जैसे उसकी खामोशी से मुसर्रत हुई थी। अब तो मैं आपके रुख से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर हाशिम। क्या कहता है ये रुख? ऑल इज़ राइट। कहीं पे कुछ गलत है क्या? अगर कहीं पे कुछ गलत भी है तो ये आपकी वजह से है अबरार। अब के हाशिम के लहजे में भी वो पहले वाली सर्द महरी ना थी। वो जैसे बात करने पर आमादा हुआ था।
بات وہیں سے غلط ہے جہاں آپ نے غلطی کی۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کی، اسے بیچ مجھدار میں لا کر تنہا چھوڑا، اور اب جب کہ اسے ایک کنارہ میسر ہے، آپ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے ماضی پر ازحد شرمندگی ہے ہاشم، سب کچھ غلط کیا، سوائے ایک بات کے، میں نے اس سے جو محبت کی وہ سچی تھی۔ اور آپ کو برا محسوس ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہلا نے بھی مجھے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہاشم، آپ نے کبھی اس محبت کی ہلکی سی رمق بھی محسوس نہ کی ہوگی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج بھی جب وہ مجھ سے بات کرتی ہے تو اس کے لہجے میں اس پرانی محبت کی خاموش خوشبو ہوتی ہے۔ وہ خوشبو صرف میں محسوس کر سکتا ہوں، صرف میں۔ ہاشم کو یوں لگا جیسے اس کا مومی دل کسی تیز شعلے پر ٹھہرا ہو، قطرہ قطرہ لہو کی بوندیں اس کے مساموں سے پھوٹ نکلیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا ہاشم، میرا اب بھی دعویٰ ہے کہ میں اسے چاہتا ہوں، وہ بھی یقیناً میرے لیے وہی جذبات رکھتی ہے۔ ہمارا ایک بیٹا ہے جسے ماں کی بھی ضرورت ہے اور باپ کی بھی۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو خوبصورت ہے، مکمل ہے، لیکن ایک حادثے نے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر آپ کی قربانی سے یہ تصویر پھر سے جڑ جائے، پھر سے ویسی ہی خوبصورت اور مکمل ہو جائے، تو کیا آپ یہ قربانی نہیں دیں گے ہاشم؟ ہاشم کے لب سختی سے باہم پیوست تھے، وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ میں نے شہلا سے کہا تھا کہ اگر وہ میرے پاس لوٹ کر آنا چاہتی ہے تو کسی صورت پریگنینسی نہ ہونے دے۔ وہ میری بات پر عمل کر رہی ہے، وہ اب تک پریگننٹ نہیں ہوئی۔ کیا یہ بات اس کا ثبوت نہیں ہے کہ شہلا بھی اسی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تصویر میں زندہ ہے؟ پلیز ہاشم، آپ اس سے محبت کے دعوے دار ہیں، میں اس میں کسی قسم کا شک نہیں پاتا، لیکن محبت کبھی کبھی ثبوت کے طور پر بہت کچھ مانگ لیتی ہے۔ کیا آپ شہلا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کی محبت کے سائے میں پروان چڑھے؟ یا پھر آپ صرف اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اس خوبصورت تصویر کے ٹکڑوں کو بے رحمی سے مسخ کر دیں گے؟ ہاشم اتنا کچھ سن چکا تھا کہ مزید کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے سیل آف کر کے ٹیبل پر پھینک دیا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ابرار کا کہا ہوا لفظ لفظ اپنی بازگشت سنا رہا تھا۔ ربیہ، منیزہ بیگم کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ تندہی سے انڈے پھینٹتے ہوئے ربیہ چونک کر رکی۔ جی امی، اس نے بیٹر آف کیا۔ بہت مصروف ہو؟ وہ ایک لمحہ کو اسے غور سے دیکھ کر محبت سے مسکرائیں۔ میں عمر کے لیے ماربل کیک بنا رہی ہوں، بس 15-20 منٹ لگیں گے۔ آپ بتائیے، کیا کہہ رہی تھیں مجھ سے؟ کوئی کام ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ گھر کی کتنی ہی چیزیں بیکار اور فرسودہ ہو گئی ہیں، کیوں نہ ایک چکر مارکیٹ کا لگائیں؟ انیکا کہتی ہے وہ مصروف ہے، میں اور تم مارکیٹ چلیں؟ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ میں کیک کا بیٹر تیار کر لوں، پھر اسے اوون میں رکھ کر نہا لیتی ہوں، تب تک آپ بھی تیار ہو جائیں۔ منیزہ بیگم نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ انہوں نے دم پر رکھے چاولوں پر نگاہ کی، پھر وہ اس کے قریب آئیں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری بیٹی ہیرا ہے، ہیرا جس کی زندگی میں شامل ہوگی اس کی قسمت کو جگمگا دے گی۔ ربیہ شرمندہ ہوئی، اسے ایسی باتوں سے جھینپ آتی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو ہمیشہ، انہوں نے محبت سے دعا دی۔ پھر وہ کچن سے نکل گئی تھیں۔ ربیہ چند لمحے ان کی بے لوث محبت پر غور کرتی رہی، پھر مسکرا دی۔ ایک مرتبہ پھر وہ جلدی جلدی کام نمٹانے لگی۔ کیک کا امیزہ اوون میں رکھ کر ٹیمپریچر سیٹ کر کے وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ مارکیٹ جانا تھا سو الماری سے اپنا استری شدہ جوڑا نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نہا دھو کر بالکل فریش ہو کر بالوں میں برش پھیرتے ہوئے منیزہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ امی جی، اس نے دستک دی۔ پھر کوئی جواب نہ آنے پر اس نے ہینڈل پر ذرا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ امی جی، اس نے اندر جھانکا، پھر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ منیزہ بیگم اپنے کپڑوں کی الماری کے قریب گری ہوئی تھیں، وہ بے ہوش معلوم ہوتی تھیں۔ ربیہ کے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ ہاسپٹل میں سبھی ان کے قریب موجود تھے، عباد، شہلا، انیکا، عمر، ہاشم اور ربیہ۔ منیزہ بیگم نے دھیمے سے مسکرا کر ان سب کے چہرے دیکھے۔ کہ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ وہ قدرے نکاہت سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں عباد بیٹا، مجھے گھر لے چلو۔ ضرور چلیں گے انشاءاللہ، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ آپ فٹ ہو جائیں، ابھی چلتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے اصرار کیا۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے، وہ بھی بزید ہوا۔ تمہیں میں بستر سے اتر کر چل پھر کر دکھاؤں؟ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے کہے پر نہیں، ڈاکٹر کے کہنے پر اعتبار آئے گا۔ انیکا بولی تھی۔ کب سے ٹال رہی ہیں بیماری کو، کسی سے کچھ کہتی نہیں، درد ہوتا ہے چپ چاپ سہے جاتی ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے امی جی؟ بس اب آپ بالکل صحت یاب ہو کر ہی یہاں سے اٹھیں گی۔ منیزہ بیگم نے اس کا خفا خفا سا انداز دیکھا اور بے بسی سے مسکرائیں۔
मुझे इन अस्पतालों से सख्त खौफ आता है अनीका। अस्पताल के बिस्तर पर लेटना मुझे खौफजदा कर देता है। मैं नहीं लेट सकती। उन्होंने अचानक ही उठने की कोशिश की। मुझे बस घर ले चलो, मैं अच्छी हो जाऊंगी। प्लीज़ अम्मी जी, शैला ने उनका हाथ थामकर उन्हें लिटा दिया। हम ज़रूर घर चलेंगे, बस चंद एक ज़रूरी टेस्ट हैं जिनके लिए आपको एडमिट किया है। टेस्ट हो जाएं तो हम चलते हैं, तब तक सब्र कर लें। वो बेबस होकर खामोश हो गई। मुझे खबर है आपको मार्केट जाने की जल्दी है। रबिया ने माहौल को शगुफ्ता करना चाहा। बेफिक्र रहें, वो प्रोग्राम बिल्कुल सेट है। हम घर जाते ही मार्केट चलेंगे। घर जाने की ज़रूरत क्या, इबाद बोला, रास्ते में ही उतर जाना। ये भी ठीक है, रबिया ने सर हिलाया। सब मुस्कुराने लगे थे। आप लोग मेरी नानों को तंग ना करें, दफतन उमर मुदब्बराना अंदाज में बोला। वो पहले ही ठीक नहीं है और आप लोग उन्हें ऐसी बातों से तंग कर रहे हैं। वो बीमार हैं, वो नहीं जाएंगी मार्केट। सारे हंस दिए थे। मुनीसा बेगम भी सब कुछ भूल भाल कर मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वो संजीदा सी अंदर दाखिल हुई थी। शफीका हयात और अजरा बेगम चौंक उठी। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ही कदरे पुरजोश अंदाज में बोली थी। अजरा बेगम ने उठकर उससे मोहब्बत से मुआनका किया। वो उनसे मिलकर माँ की जानिब आई, झुकी, उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। शुक्र है तेरी सूरत नजर आई, वो मोहब्बत से बोली। एकान, तू तो माँ को भी भूल गई। ऐसी बातें करती हैं अम्मा। वो थकी थकी सी उनके पास बैठ गई। आप तो मेरे खून में घुली हुई हैं, फिर तो यकीनन शुगर होगी आपको। अंदर आता हुआ राफे शरारत से हंसा था। इतनी स्वीट सी दादी जान जिसके खून में घुल जाएं। क्यों दादी, दादा अब्बू को शुगर थी? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? अजरा बेगम खफा हुई। बीमारियों को मजाक में भी याद नहीं करते। आप सुनाएं फुप्पो, क्या हाल चाल हैं? वो एकान के करीब बैठ गया। खफकियों को कुछ अफाका है या अब भी सारे जहां से नाला है? इतने शौक हो रहे हो? एकान ने उसे घुरका। खैरियत? भाभी बेगम, कहीं इसकी डेट भी तो फिक्स नहीं हो गई सानिया के साथ ही? तुम इसे समझाओ, शफीका हयात बोली। शायद तुम्हारी ही सुन ले। पहले तो सब मिलकर फुप्पो को समझाएं, राफे ने कहकहा लगाया। ये किसी की सुनेंगी? एकान कदरे जज्बत सी हुई। मुझे तुमसे एक काम था राफे, वो धीरे से बोली। मैं इसीलिए आई थी। खैर से किसी काम से आई हो, शफीका हयात कदरे नाराज़ी से बोली। हम समझे हमारी मोहब्बत ने बिलाखिर जोश मारा। अम्मा, एकान ने उनका हाथ थाम लिया। इतनी बदगुमान है मुझसे? मैंने कहा ना, आप तो जैसे मेरे खून में रवा है। हर वक्त आपकी मोहब्बत का एहसास रहता है मुझे। माँ से बढ़कर दुनिया में चाहे जाने के लायक कौन है? मैं भी माँ हूँ, पूरा अंदाज़ा है मुझे। सानिया और नाफे की तारीख ठहर गई। कितने चक्कर काटे अजरा और बच्चियों ने बाज़ारों के। तूने ना पूछा आकर किसी बात का। ऐसी होती हैं फुप्पियाँ। अब उन्होंने वाज़े अपनी खफगी का इजहार किया। अब रहने भी दें अम्मा, अजरा बेगम जल्दी से बोली थी। वो बेचारी आ ही गई है तो उसे परेशान तो ना करें। और वो छोटे बच्चों की माँ, इसे कहाँ इतना टाइम कि वो हमारे साथ पूरा दिन बाज़ारों में ख्वार हो। तुम बुरा महसूस ना करना एकान, अम्मा तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में नाराज़ हैं, वरना हमें कोई शिकायत नहीं। एकान मध्यम सा मुस्कुराई थी। मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर सजती ना थी। मुझे अपनी कोताहियों का अंदाज़ा है भाभी बेगम, वो आहिस्तगी से बोली। अभी बहुत शौक़ था इन सारे कामों का। बहुत बेताबियों से सोचा करती थी कि हयात विला में खुशियाँ उतरेंगी तो हर काम में भरपूर हिस्सा लूँगी, सारी तैयारियाँ करवाऊँगी। भाप की तरह उड़ गई सारी तमन्नाएँ तपते हुए दिल पर से। उसका लहजा भर आया था। उसने खुद पर बमुश्किल काबू पाया। फिर भी भाभी जान, कोई भी काम हो आप मुझे खुद से कह दिया करें। कम से कम मेरी कोताहियों का एहसास दिलाती रहा करें। मैं तो जैसे पत्थर ही बन गई हूँ, वज़नी और बेकार। मैंने आपको बहलाना चाहा और आप मज़ीद ज़ूद रंज हो गई, राफे बोला। कहिए क्या काम था? मुझे नेट पर मेरे अकाउंट की करंट सिचुएशन देख कर बताओ। वो उठ खड़ी हुई। शफीका हयात ने तोलती हुई नज़रों से उसका चेहरा देखा, जैसे कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश की हो। चलें फिर मेरे कमरे में आ जाएं। राफे भी खड़ा हुआ। हाँ ठीक है चलो। वो दोनों कमरे से निकले थे। बैंक अकाउंट चेक करने आई है, शफीका हयात ने कदरे राजदाराना अंदाज में अजरा बेगम से पूछा। जी अम्मा, अब नेट पर सारी तफसील मिल जाती है अपने अकाउंट की, कब कितने जमा हुए, कब कितने निकलवाए। अजरा बेगम किसी दुपट्टे की तह लगा रही थी। आशिर भेजता है ना पैसा इसे? भेजता होगा, पैसा तो खर्चा चला पाती है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा खाते हैं, बाप के दम से ही होता है ये सब कुछ। अल्लाह उस बच्चे को सलामत रखे, इसकी बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त करने का हौसला दे, वो बड़बड़ाई। आमीन। राबिया बेगम मुस्कुराई थी। राफे ने कमरे में आकर कंप्यूटर ऑन किया था। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? एकान ने एक नज़र बदले हुए फर्नीचर पर डाली। ज़बरदस्त।
اندازہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ نیٹ کنیکٹ کرتے ہوئے شوخی سے مسکرایا۔ ہاں ہو رہا ہے، وہ ہولے سے ہنس دی۔ تبھی پوچھ رہی ہوں۔ رافع نے اب اس کی اکاؤنٹ انفارمیشن کھولی تھی۔ ایقان بھی قدرے جھک کر دیکھنے لگی۔ پھر یکایک دونوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اتنے پیسے؟ رافع نے حیران نظروں سے ایقان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ 25 لاکھ روپیہ پچھلے ماہ جمع کروایا گیا ہے۔ عاشر نے اتنے پیسے؟ ایقان متحیر اور پریشان تھی۔ کوئی فون آیا تھا ان کا؟ رافع نے پوچھا۔ نہیں، اور میں اسی لیے اکاؤنٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ عاشر نے روپے بھی نہیں بھجوائے ہوں گے، لیکن اس نے تو… کہاں چلے گئے ہیں وہ؟ رافع متفکر سا بڑبڑایا۔ اتنا روپیہ انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں اسی لیے ڈلوایا ہوگا تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بعد میں؟ ایقان جیسے خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ کیا مطلب بعد میں؟ رافع چونکا، پھر ہلکے سے مسکرا کر اس نے کرسی گھمائی۔ میرا مطلب ہے جب تک وہ پاکستان نہیں آ جاتے تب تک آپ کو یہاں کوئی مشکل نہ ہو۔ پاکستان؟ اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے رافع کا چہرہ دیکھا۔ وہ یہاں کیوں آئے گا رافع؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا اتنے سارے روپے بھیجنے سے اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ ہم لوگوں سے کوئی سلسلہ، کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا؟ اپنے بچوں سے بھی نہیں؟ رافع نے نظریں چرا لیں، پھر وہ کمپیوٹر آف کرنے لگا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں پھپھو؟ ان سے کوئی رابطہ ممکن ہو تبھی صحیح صورتحال کا علم ہو سکتا ہے۔ میں نے امریکہ میں مقیم اپنے ایک دوست کو ان کا پتہ بھیجا ہے۔ وہ معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع کرے گا۔ ان سے ایک مرتبہ تفصیلی بات کرنا بہت ضروری ہے، تبھی صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔